आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के गुणों की तुलना। अच्छा, इन तीनों ही प्रकार के विलयन को हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों ही विलयन के गुणों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन विलयन के गुणों में कौन कौन सी समानता पाई जाती है। तो एक एक को करके स्टार्ट करते हैं, एक एक गुण को पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण है, कहता है पहला गुण है प्रकृति। जो वास्तविक विलयन होते हैं वे प्रकृति में होते हैं समांगी। अच्छा, समांगी का अर्थ जानते हो ना? समांगी का मतलब है विलयन के सभी अंगों के गुण कैसे होने चाहिए? समान। अगर कोलाइडी विलयन की बात करेगा, कहेगा कोलाइडी विलयन कैसा होता है, तो बेटा कोलाइडी विलयन होता है विसमांगी। और बेटा अगर निलंबन की बात करता है तो यह तो पूर्ण रूप से विसमांगी होता है। तो एक तो इसको ध्यान रखोगे, मतलब विलयन के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और निलंबन में तो पक्का विलयन के समस्त भागों के गुण आपस में समान होंगे नहीं। अच्छा, वास्तविक विलयन इसलिए भी समांगी होता है क्योंकि इसमें विलेय और विलायक के कणों को आप देख नहीं सकते। इसको मैंने विसमांगी इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें उपस्थित विलेय के कणों को देखा जा सकता है। लेकिन कब देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के साथ भी देखा जा सकता है और प्रकाश की उपस्थिति में भी देखा जा सकता है। अगले नंबर पर चलते हैं। पहला नंबर तो हम लोग समझ गए, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर आकार की। देखो, आकार में तो इस बात को ध्यान रखो, विलायक के कणों का आकार तो बताना ही नहीं है, हमेशा बताना है विलेय के कणों का आकार। तो आपको पता है वास्तविक विलयन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार होता है 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है आकार। देखो, क्या इस बात को समझ पा रहे हो? एंगस्ट्रॉम में अगर देखा जाए तो 50 एंगस्ट्रॉम बड़ा होता है और आकार कैसा होता है? छोटा। आकार कम है 50 एंगस्ट्रॉम से। क्या कहते हैं, जो कोलाइडी विलयन होते थे इनमें कणों का आकार कैसा होता था? 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक कणों का आकार होता था। अच्छा, इसमें कणों का आकार याद है? कणों का आकार होता था 2000 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक। देखो मैं क्या लिखता हूं, क्या इस बात का अर्थ जान पा रहे हो? यह लिखा हुआ है लेस देन, इसका मतलब है आकार बड़ा है। किससे बड़ा है? 2000 एंगस्ट्रॉम से। लेकिन क्या है ना बेटा कि अपने यहाँ कभी कभी नैनोमीटर में भी ये रीडिंग मांग लेता है। अब ऑप्शन में आपको या आपसे पूछ लिया गया और आपको ऑप्शन में कहीं एंगस्ट्रॉम रीडिंग ना दिखा तो आप तो परेशान हो जाओगे, कहोगे सर जी ने तो एंगस्ट्रॉम में लिखा है था, हमको तो दिखा ही नहीं। तो बेटा आकार में से एक और लाइन लिखेंगे, नैनोमीटर में अगर हो तो कण का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाली रीडिंग कहे में ली गई है? नैनोमीटर में। ऊपर वाली रीडिंग कहे में? एंगस्ट्रॉम में। जब तुम्हें लिखने का आएगा तुम चाहे जो रीडिंग लिखोगे, लेकिन जब ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर दोनों में रीडिंग में ढूंढ लेना। एंगस्ट्रॉम में दिया तो उसको पहचानेंगे, नैनोमीटर में दिया उसको पहचानेंगे। और अगर कोलाइडी विलयन की बात की जाए तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। और बेटा अगर यही कण हम निलंबन के लिए देखने लगे तो इसका आकार हो जाता है, आप सभी समझ गए होंगे, 1000 नैनोमीटर से अधिक आकार के कण होते हैं। तो दूसरा, कणों के आकार को भी आसानी से पहचान सकते हो। अगर कणों का आकार एंगस्ट्रॉम में आ जाए तो बता देना है, नैनोमीटर में आ जाए तो बता देना है। तीसरे नंबर पे चलते हैं, अणुभार।
कहता है वास्तविक विलयनों का अणुभार, तो यार तुम्हें याद है नमक को पानी पर घोलकर वास्तविक विलयन बनाया गया था, और ऐसे विलयनों के अणुभार जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो अणुभार जो होते हैं ये होते हैं कम, लेकिन कोलाइडी विलयनों के अणुभार होते हैं अधिक। कहोगे सर जी क्या कोई एक विलयन बता देते कोलाइडी विलयन जिसका अणुभार अधिक होता है? बेटा प्रोटीन, स्टार्च। अब आप जानते हो प्रोटीन के संरचना अगर आपने देखी होगी काफी लंबी होती है, ना जाने कितने कार्बन एटम, ना जाने कितने नाइट्रोजन एटम की श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर बनाती हैं प्रोटीन को। और जब बहुत सारे कार्बन एटम, बहुत सारे नाइट्रोजन एटम के श्रृंखलाएं जुड़कर प्रोटीन को बनाती हैं तो उसका अणुभार भी कैसा आएगा? अधिक। और इसका भी ध्यान रखना निलंबन का भी अणुभार अपेक्षाकृत कैसा होता है? अधिक। तो एक गुण और याद रखेंगे कि अगर अणुभार की बात आती है तो केवल वास्तविक विलयनों का अणुभार कम है, बाकी कोलाइडी और निलंबन दोनों के ही जो अणुभार आते हैं वो अपेक्षाकृत उच्च आते हैं। एक नंबर और लिखते हैं, फोर्थ नंबर को, प्रकटता। देखने में कैसे दिखाई देते हैं? तो बेटा अगर आप किसी वास्तविक विलयन को देखते हो तो जानते हो वास्तविक विलयन में से आप आर पार वास्तविक विलयन को आसानी से देख सकते हैं। नमक को पानी पर घोल दीजिए, आर पार देख सकते हैं। अब पानी ही गंदा ले आओगे तो बात एक अलग है, नहीं तो अगर आप नमक को जल में घोलते हो और फिर विलयन बनाकर तैयार करते हो, ये विलयन पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है। तो प्रकटता में सबसे पहले लिखेंगे कि जो वास्तविक विलयन होते हैं ये होते हैं पारदर्शी। और बेटा कोलाइडी विलयन होते हैं पारभासी। क्या पारभासी जानते हो ना? जिनके आर पार दिखाई देता है लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ऐसे अगर विलयन की बात करोगे तो मैं बता दूंगा कोहरा, धुंध। क्या आर पार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है? कोहरे में आपको चीजें दिखाई देती हैं लेकिन धुंधली दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं निलंबन में। कहता है ये विलयन कैसा होता है? अपारदर्शी, अर्थात इसमें तो आर पार देखा ही नहीं जा सकता। अच्छा जानते हो आर पार क्यों नहीं देखा जा सकता है? भैया निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है, और जब कण के आकार होते हैं बड़े तो हमें कण ही दिखाई देने लगते हैं, आर पार तो दिखता ही नहीं। इसमें से कणों का आकार होता है बहुत कम, और जब कण का आकार होता है बहुत कम तो कण हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम आर पार की चीजें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आप जानते हो वायु के आर पार आप देख सकते हो, क्यों? क्योंकि वायु के कणों का आकार है बहुत ही छोटा। अगर हमें वायु का कण दिखेगा नहीं तो हम आपको देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हो। लेकिन सोचो अगर वायु के कणों का आकार इस रेंज में होता तो फिर ये बड़े कण हमको दिखाई देने लगते, ना हम आपको देख पाते ना आप हमें देख पाते, क्योंकि हमारे और आपके बीच में तो बहुत सारी वायु है और वायु के कणों का आकार होता बड़ा, तो ना हम आपको देख पाते ना आप हमें देख पाते। ये अच्छा है कि वायु के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। बेटा फोर्थ नंबर के बाद अगले नंबर पे चलते हैं, फिफ्थ नंबर पर। अगला नंबर है दर्शनीयता, या कभी कभी इसी गुण को कहता है दृश्यता। अर्थात क्या वास्तविक विलयन के कण हमें दिखाई देते हैं? तो देखो ये वाली लाइन याद रखोगे जो अब मैं लिखूंगा। कहता है वास्तविक विलयन के कणों को तो आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। मतलब आप सूक्ष्मदर्शी भी लगा लोगे लेकिन आप वास्तविक विलयन के अवयवी कणों को आप देख नहीं सकते। अब आता है कोलाइडी विलयन के कणों को, तो कोलाइडी विलयन के कणों के लिए देखते देखो लिख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी एवं प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में देखा जा सकता है। चलो यही लिख देते हैं। देखो अब नीचे लाइन नहीं लेके जाएंगे, देखा जा सकता है। और बेटा निलंबन में आ जाते हैं।
नग्न आंखों से ही देखा जा सकता है। भैया इसको देखने के लिए चश्मे तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नग्न आंखों से ही देखा जा सकता है। ये दृश्यता का जो क्वेश्चन आता है या दर्शनीयता का जो नंबर आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और खास करके ये इंपॉर्टेंट नंबर रहता भी किस लिए है? कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए। इसके क्वेश्चन कई बार आए भी हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स को कैसे देख सकते हैं आप। तो कोलाइडल पार्टिकल्स को दो परिस्थितियों पर आप देख सकते हो। पहली परिस्थिति तो कब है? जब आप किसी कोलाइडी विलयन को प्रकाश की उपस्थिति में देखें। कहोगे सर जी कोलाइडी विलयन तो हमको बताओ। अरे एक कोलाइडी विलयन देखो, तुमको अभी बताते हैं। अगर तुम लोगों ने अपने घर में तुरंत झाड़ू लगाई हो और आपके घर में कोई खिड़की या दरवाजे में ऐसा छोटा छिद्र हो जहां से प्रकाश अंदर आ रहा हो, देखते हो आपको धूल के कण और कहीं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो जो प्रकाश की लाइट बीम आ रही है उस लाइट बीम पर आपको धूल मिट्टी के कण चमकते हुए नजर आएंगे। जानते हो ये कौन सा विलयन है? कोलाइडी विलयन। एक और देखो एग्जाम्पल यहां पर बताते हैं। तो कोलाइडी विलयन को किसकी उपस्थिति में देखा है आपने? प्रकाश। और जो कण प्रकाश की उपस्थिति में देख रहा है सूक्ष्मदर्शी से तो और बड़ा दिखेगा, फिर तो प्रकाश नहीं भी होगा तुमको दिखेगा। एक और बात करेंगे, कोहरा आप लोगों ने देखा होगा और कोहरे पर आपने दो बातें तो बहुत अच्छे ढंग से देखी हैं। क्या क्या देखी है? आप रात में अगर आपके पास बैटरी या लाइट है या टार्च है, आप घर के बाहर आइए, कोहरा गिर रहा होगा और उसको टार्च को आप क्या करिए? जलाइए। आप देखोगे जितने मार्ग में टार्च का प्रकाश जा रहा है, प्रकाश का वो मार्ग चमकता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही आप लाइट को बंद करते हो, वो मार्ग में पार्टिकल जो चमकते हुए दिख रहे थे वो दिखना क्या हो जाते हैं? बंद। और एक घटना तो तुम लोगों ने सुनी होगी, ज्यादातर व्यक्तियों के मुंह से तो यही सुना होगा, देहात या गांव क्षेत्र में कहते हैं रात भर कोहरा नहीं गिरा है, अभी 5:30 बजे के बाद कोहरा गिरा है। जानते हो क्यों? कोहरा रात में भी गिर रहा था, लेकिन रात में अपने यहाँ क्षेत्रों में प्रकाश की थी अनुपस्थिति, और प्रकाश की अनुपस्थिति में तो कोलाइडल पार्टिकल को देख भी नहीं सकते सही ढंग से। जैसे ही 5:30-6 बजे उजाला होना स्टार्ट हुआ, प्रकाश पड़ा कोलाइडल पार्टिकल को, कोलाइडल पार्टिकल हम लोगों को दिखने लगे और कोहरा हमें और भी अच्छा समझ में आने लगा। तो हम लोगों ने एक अभी सुबह अभी रात में कोहरा गिर रहा था, कम गिर रहा था, लेकिन जो तेज कोहरा गिरा ये अभी गिरा है कुछ देर पहले। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही आप उनको देख भी सकते हो। रात को भी 1-2 बजे आते और वो लाइट जलाकर देखते तो आपको कोहरा उस समय भी समझ में आता। अब शहरों में क्या है, वहां बराबर चलता है, रीजन रात में भी वहां लाइटें उतनी जल रही थी। दिन हो गया थोड़ी सी ज्यादा हो गई लाइटें, लेकिन रात में भी वहां पर्याप्त मात्रा में थी। उधर ऐसा कम सिस्टम रहता है। आप लोगों ने अपने लोगों के यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा सिस्टम रहता है। तो क्या ये वाली बात समझ पाए हो? कोलाइडल पार्टिकल की डिमांड ज्यादा रहती है, अदर पार्टिकल्स की डिमांड इस गुण के लिए कम रहती है। फिर भी ध्यान रखेंगे सारे गुणों को। अब अगले नंबर पर बेटा आ जाते हैं, कहता है रंग। कहता है अगर कोई वास्तविक विलयन है उसका रंग किस पर डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है या किस बात पर डिपेंड करता है? तो कहता है वास्तविक विलयनों का रंग अणुओं या आयनों पर निर्भर करता है। अणुओं या आयनों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई पूछेगा वास्तविक विलयन का जो कलर होता है, जो रंग होता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? तो भैया वास्तविक विलयन का कलर डिपेंड करता है वास्तविक विलयन जिन अणुओं से बना है उस पर, या वास्तविक विलयन जिन आयनों से बना है उस पर। मैं बहुत सारा चीज एक साथ यहां नहीं बताऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी यहां पर हम लोग आयन का कलर तो पढ़ने बैठे नहीं है। एक बात तुमको बताते हैं, एक सॉल्यूशन आता है कॉपर सल्फेट। इसको जल में घोलते हो तो कॉपर डबल पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में और SO4 डबल नेगेटिव के चार्ज में टूटता है। और जैसे ही पदार्थ आयनों में टूटता है, कॉपर डबल पॉजिटिव चार्ज आयन के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो जैसे हमसे पूछेगा भी कॉपर सल्फेट का वास्तविक विलयन अगर आप बनाओगे तो उसका रंग नीला किसके कारण है? तो बताओगे विलयन में पाए जाने वाले
आयन के कारण या कॉपर के आयन के कारण। तो वास्तविक विलयनों का कलर किस पर डिपेंड करता है? या तो अणुओं पर और या तो आयनों पर। अगर पदार्थ अणु के रूप में टूटता है तो अणुओं पर डिपेंड करेगा, अगर पदार्थ आयन के रूप में टूटता है तो आयन पर डिपेंड करेगा। फिलहाल इस बात को बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाने की जरूरत है नहीं, फिलहाल इधर इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है, कहता है कोलाइडी विलयन का आकार किस पर डिपेंड, कोलाइडी विलयन का रंग किस चीज पर डिपेंड करता है? तो भैया याद रखोगे कणों के आकार पर। कणों के आकार पर देखो क्या होता है, कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं एक निश्चित आकार के होते हैं, ना उस रेंज से ज्यादा जा पाते हैं ना उस रेंज से कम हो पाते हैं। आपके पास रेंज लिखी हुई है। तो होता क्या है, जब कभी प्रकाश इन कोलाइडी कणों पर पड़ता है तो ये कोलाइडी कण सबसे पहले प्रकाश का करते हैं अवशोषण, क्योंकि और अवशोषण क्या सभी कलर के प्रकाश को कर लेते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो सभी रंग हैं, नहीं, ये अपने साइज के आधार पर विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं। और जब विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं तो कुछ देर बाद उसके पूरक रंग को उत्सर्जित भी करते हैं। तो जिस रंग को अवशोषित किया है उसके पूरक रंग के ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो कणों का आकार पर डिपेंड करता है कोलाइडी विलयन का रंग। अगर पूछेगा कि निलंबन का, तो निलंबन का रंग डिपेंड करता है पदार्थ पर। कहोगे सर ये वाला कैसे? पदार्थ पर लिख दे क्या, ऐसा निर्भर करता है। देखो कैसे, यहां से पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट का एग्जांपल मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हल्के नीले रंग के होते हैं, लेकिन पानी पर घुलकर उनका रंग कैसा हो गया, डार्क नीला। अब इस पर चले आते हैं, मतलब रंग वहां बदल गया घुलने के बाद। अब यहां पर आ जाओ भैया, मिट्टी को देखा है आपने? मिट्टी का टुकड़ा वैसे भी जिस रंग का होता है पानी पर घुलते भी उसी रंग का हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि कोई पानी पर घुलकर कोई दूसरा कलर प्रोड्यूस कर लेता है। आप फेरस सल्फेट का पाउडर लेकर आओगे, निर्जल फेरस सल्फेट अगर है तो श्वेत कलर का पाउडर होता है, सफेद चीनी जैसा, लेकिन चीनी दानेदार होती है, पाउडर होता है। उसको पानी पर घोल दोगे फेरस सल्फेट को तो हरे रंग में बदल जाएगा। देखो पहले कलर दूसरा था और घुलने के बाद कलर कैसा हो गया, दूसरा। लेकिन निलंबन पे ऐसा बिल्कुल नहीं, जिस कलर का मिट्टी था उसी कलर का उसका क्या हो गया, घोल हो गया। जिस रंग की बालू थी उसी रंग का उसका क्या हो गया, घोल। तो रंग जो है ना तो आयनों पर डिपेंड करता है, ना अणुओं पर डिपेंड करता है, ना कणों के आकार पर डिपेंड करता है। सीधे क्या लिख देना है, पदार्थ पर ही निर्भर करता है। जैसा पदार्थ वैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। तो वहां सीधे लिख देना है कि पदार्थ पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एक और हेडिंग लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 7वां नंबर, टिंडल प्रभाव। बेटा पहले हम लिख लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। टिंडल प्रभाव हम लिखेंगे कि ये टिंडल जो प्रभाव है नहीं दिखाते, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते। जो कोलाइडी विलयन होते हैं टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। और बेटा जो निलंबन होता है ये भी टिंडल प्रभाव को दिखाता है, दिखाते हैं। अब कहोगे सर जी टिंडल प्रभाव क्या है? बेटा अभी मैं जो तुमको बता रहा था ना कि अगर आपने घर में झाड़ू लगाई होगी और उसी समय कहीं से किसी छिद्र से प्रकाश आपके घर में आ रहा होगा तो प्रकाश का मार्ग कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ। और प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, इसी घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। पहली बार इसको सुनना तो ये मत समझ लेना टिंडल किसी प्रकार की सब्जी है। टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है और उसने इस प्रभाव को सबसे पहले अध्ययन में लाया था, क्योंकि टिंडल ने ही इस प्रभाव को सबसे पहले ध्यान में लाए थे, इसीलिए उस प्रभाव का नाम रख दिया गया टिंडल प्रभाव। तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि सर जी किसी बढ़िया अच्छी सब्जी का नाम बता रहे हैं, ये सब्जी का नाम नहीं है, टिंडल प्रभाव जान गए। अच्छा टिंडल प्रभाव में और भी देखें, कहता है सर जी
या वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव क्यों नहीं दिखाते हैं? देखो टिंडल प्रभाव क्यों होता है इसको, हालांकि ये टिंडल प्रभाव आर्टिकल हम पढ़ाएंगे 1-2-4 दिन में, ऐसा नहीं कि छूटेगा नहीं, वो भी टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन मोशन, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन, जाने क्या क्या होगा सब समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी बात, टिंडल प्रभाव उत्पन्न कब होता है या धूल का कण आपको चमकता हुआ कब नजर आता है? जब सूर्य का प्रकाश आया, धूल के कण से टकराया, और धूल के कण से टकराने पर प्रकाश चारों दिशाओं में क्या हो गया? फैल गया, और वो प्रकाश फैलकर आपके कहां पर पहुंचा? नेत्रों पर, और जैसे ही नेत्रों पर पहुंचा आपको वो कण चमकता हुआ दिखाई दिया। अब इस पर आ जाते हैं, क्योंकि इसके कणों का आकार होता है बहुत ही छोटा, इसलिए प्रकाश ज्यादातर जो होता है किसी कण पर टकराता ही नहीं, बल्कि ज्यादातर प्रकाश जो होता है वो कहां निकल जाता है? सामने ही निकल जाता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, ये प्रकाश को ज्यादा रोकता भी नहीं, अर्थात प्रकाश का परावर्तन भी नहीं कराता और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन करा पाता है। तो जब ये दोनों ही घटनाएं नहीं करा पाता तो ये हमको दिखता भी नहीं है। अच्छा, इनके आकार तो थोड़े से बड़े थे, और इनके आकार बड़े थे इसलिए ये प्रकाश इन कणों से टकराता तो चारों दिशाओं में फैलता भी था, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता था प्रकाश, हमको दिखते भी थे। अब बात आएगी, इसके कणों का आकार तो सबसे बड़ा था इन तीनों में से, तो इसका मतलब ये तो टिंडल प्रभाव और भी ज्यादा दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा टिंडल प्रभाव, इसका टिंडल प्रभाव और भी अधिक होता है, अर्थात इसके कण तो और भी ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से आप टिंडल प्रभाव को समझ पाओगे, और बाकी जो टिंडल प्रभाव की घटना है बेटा उसको आने वाले समय में पढ़ेंगे। देखो ये क्या है कि एक ही दिन सारी चीजों को पढ़ नहीं सकते कि हम आए और एक ही दिन में पूरा का पूरा आर्टिकल खत्म कर दें। प्रत्येक आर्टिकल का एक निर्धारित दिन है और उसी दिन उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। कैसे एक सिस्टम में पढ़ते रहेंगे और एक साथ तुम्हारे पास कोई घटना आ गई, हम पूरा टिंडल प्रभाव आज ही बता डालें तो पूरा टिंडल प्रभाव आज बताने के चक्कर में फिर ये आर्टिकल खत्म, छूट जाएगा और हम टिंडल प्रभाव सिखाते रहेंगे तुमको। तो पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव किसी दिन। एक बार एक और नंबर पे आ जाते हैं, 8th नंबर, थोड़ा सा अलग टाइप का है, ब्राउनी गति। हाँ, ब्राउनी गति कहता है। अब ब्राउनी गति में थोड़ा सा हम लिखते हैं गति करते हैं, इसमें भी लिखेंगे गति करते हैं। नहीं करते हैं। अच्छा, ब्राउनी गति होता क्या है? सुनो, जानते हो ये जगह क्यों छोड़ी गई है? ब्राउनी गति को समझने के लिए छोड़ी गई है, ऐसा पूर्व नियोजित है। देखो यहां पर एक मैंने घोल बनाया, ये यहां तक घोल बना हुआ है, ऐसा मान लिया हमने नमक का घोल है, या नमक के घोल को में कणों को तो आप देख नहीं पाते हो, ऐसा कुछ मान लिया जाए। हाँ, ऐसा मान लिया कि ये कोई कोलाइडी विलयन है। अच्छा, कोलाइडी विलयन में विलायक के कण नहीं देखेंगे, कण किसका देखेंगे? विलेय का। और विलेय के बहुत सारे कण इसमें होंगे, लेकिन उन कणों में से भी हम केवल एक कण को देखेंगे, इस वाले कण को। सारे कणों को छोड़कर किसी एक कण पर अपने पूरे फोकस को लगा देना है। अब हमने इस कण को देखा, क्या ये कण पहले सामने गया, किसी दूसरे कण से टकरा गया, इसकी दिशा बदल गई, फिर कुछ देर तक सामने गया, फिर किसी कण से टकरा गया, दिशा बदल गई, बर्तन की दीवार से टकरा गया, दिशा बदल गई, फिर दिशा बदल गई, दूसरे कण से टकरा गया, दिशा बदल गई। मतलब एक कण जो होता है वो अपने ही साथ के अन्य कणों से और पात्र की दीवारों से टकरा टकरा कर टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्या करता रहता है? गति करता रहता है। इस गति को, कणों की इस गति को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा था जिसका नाम था रॉबर्ट ए.के. ब्राउन, क्योंकि इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ए.के. ब्राउन ने देखा था। कणों की इस प्रकार की गति को, टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति को नाम रखा गया या नाम दिया गया ब्राउनी गति। अच्छा, बात आती है कि क्या वास्तविक विलयन के कण ब्राउनी गति करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, क्यों गति करते हैं? क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है छोटा, वजन कैसा होता होगा? कम। अगर वजन कम होता है तो पानी में तैरते रहते हैं चारों दिशाओं में और ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, गति करते हैं क्यों? क्योंकि कण का आकार बड़ा होता है तो वजन बढ़ता है,
लेकिन वजन इतना भी नहीं बढ़ता है कि कण गति ना कर पाए। गति करता रहता है और ब्राउनियन मोशन को वेरी करता है। लेकिन निलंबन में क्या होता है, कणों का आकार तो 2000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा का मतलब कुछ भी हो सकता है। और बेटा जब जानो कि 2000 एंगस्ट्रॉम से कणों का आकार ज्यादा हो गया है तो बेटा वजन भी ज्यादा होगा। अगर ऐसे कणों का वजन ज्यादा है तो अगर आप किसी माध्यम से उस कण को पानी पर घोल भी देते हो तो क्योंकि कण का वजन अधिक है, वो कुछ देर तो पानी में ब्राउनियन मोशन करेगा और कुछ देर बाद भारी होने के कारण बर्तन की कहां बैठ जाएगा, तली पर। तो कुछ देर जबरदस्ती करते हुए तो ब्राउनियन मोशन करा सकते हो, लेकिन वो कण ज्यादा देर तक या स्थायी रूप से ब्राउनियन मोशन नहीं कर सकता, वो बर्तन की तली पर ही आके बैठ जाएगा। जैसे तुम्हें लगे कि सर जी ऐसा कैसे होगा, बालू जानते हो, रेत ले आओ पानी पर घोल दो और अच्छे पानी पर, साफ पानी पर घोलना ताकि ब्राउनियन मोशन को पहचान भी तो सको। देखना रेत के कण थोड़ी देर तो ऊपर तैरते रहेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद ये बर्तन की कहां पर आ जाएंगे, तली पर। अर्थात इन्होंने ब्राउनियन मोशन करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो ब्राउनी गति को जान जाओगे। अगला नंबर लिखते हैं, देखो देखो इसका नाम वैद्युत कण संचलन। अब कहता है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन का तो मैं बताता हूं। कहता है अगर कोई आप विलयन, आपके पास वास्तविक विलयन है और वास्तविक विलयन पर आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो तो कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा ऐसी कंडीशन पर याद रखना, वैद्युत कण संचलन को अगर कभी भी पूछ लेता है कि वैद्युत कण संचलन करते हुए इनमें से ऐसा लिखना नहीं होता, और बेटा इसमें लिखना वैद्युत कण संचलन होता है, और बेटा इसमें भी लिख देना वैद्युत कण संचलन नहीं होता है। अब देखो इसका भी रीजन देखो, सबका सुन लो। नहीं होता, नहीं होता और बीच वाले का क्यों होता है। देखो एक चीज बताएं, वास्तविक विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके अवयवी कणों पर या तो आवेश ही नहीं होता, और अगर आवेश होता भी है तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों होता है तो ऐसी कंडीशन पर अगर ऐसे घोल में विद्युत धारा प्रवाहित भी करोगे तो जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं ऐसे नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर भगेंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर भगेंगे, और इस घटना को कहते हैं विद्युत अपघटन। तो जब भी कभी आप वास्तविक विलयन पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो या तो विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं, और होता भी है तो उस दौरान विद्युत अपघटन होता है। अब आते हैं कोलाइडी विलयन पर, और कोलाइडी विलयन के इस गुण को भैया बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। कौन से गुण को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना, कोलाइडी विलयन के कणों पर आवेश अगर होता है तो केवल एक प्रकार का, या तो कोलाइडी विलयन पर सभी कणों पर धन आवेश होगा केवल, और या तो कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर केवल कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। कोलाइडी कणों पर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा समझे कि सर जी कोलाइडी विलयन में कणों पर आधे पर धनावेश होगा आधे पर ऋणावेश होगा, ऐसा असंभव है। सोचो ऐसा असंभव है। इससे एक रिलेटेड तुमको एग्जाम्पल बताते हैं, अगर समझ गया तो अच्छी बात है, न समझ जाना तो भैया हम तो आगे पढ़ा ही रहे हैं। बेटा रक्त भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, और रक्त के सभी कणों पर पाया जाता है ऋण आवेश। जानते हो उस ऋण आवेश का फायदा क्या मिलता है, जानते हो ये जगह क्यों छोड़ी गई है, इसी बात को बताने के लिए। भैया ये आपके शरीर की एक नर्वस सिस्टम का भाग दिखा दे रहे हैं, ये आपके शरीर की एक नस है, और इसको दही ढंग से पढ़ लेना, नहीं नस टूट जाएगी तुम लोगों की। देखो अच्छा मैंने क्या बताया, इस नस में प्रवाह होता है रक्त का, और रक्त के समस्त कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश। समस्त कणों पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। अच्छा ये बताओ अगर समस्त कणों पर ऋणावेश है, क्या ये कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे? तो प्रतिकर्षण के कारण होगा क्या, पीछे वाला कण आगे वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा, तो ये वाला कण आगे की ओर भगेगा,
उसके पीछे वाला इसको धक्का देगा, ये भी आगे की ओर भगेगा, उसके पीछे वाला उसको धक्का देगा, अर्थात हर एक कण एक दूसरे को क्या दिए पड़े, धक्का। अब धक्का दे रहे हैं तभी तो पूरे शरीर में नसों के थ्रू खून का प्रवाह होता चला जा रहा है। अब देखो एक एग्जाम्पल ऐसा भी बताते हैं, बाई चांस रक्त के कणों पर दोनों प्रकार के आवेश पाया जाता, जानते हो फिर क्या होता, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ जुड़ जाता और जुड़कर कण, अच्छा ये दोनों पार्टिकल अगर आपस में जुड़ते तो दोनों के जुड़ने से बने कण का आकार छोटा होता या बड़ा, बड़ा। अगर कण का आकार हो जाता बड़ा तो ये नसों में क्या हो जाता, फंसने लगता, क्योंकि नसें तो मोटी भी हैं, उससे भी पतली हैं, उससे ही पतली हैं। तो अगर ये कण आपस में जुड़ने लग जाएं तो फिर तो नस को ब्लॉक कर देंगे ये। लेकिन अच्छा ये है कि समस्त कोलाइडी कणों पर आवेश कैसा होता है, एक प्रकार का। इसलिए जब कोलाइडी विलयन पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विलयन के सारे कण एक ही दिशा में गति करते हैं। अगर विद्युत धारा का प्रवाह ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में किया जाएगा तो सारे के सारे कण धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे। अगर कोलाइडी कणों पर धनावेश पाया जाता है तो सारे के सारे कोलाइडी कण विद्युत धारा के प्रवाह पर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे एक ही दिशा में। और कणों का मात्र एक दिशा में भगना ही कहलाता है वैद्युत कण संचलन। और इन पे तो आवेश की बात ही मत करो, तो ये विद्युत धारा के प्रवाह पर किसी भी दिशा में भगेंगे भी नहीं। अगले नंबर पर आ जाते हैं बेटा, लिखा हुआ स्कंदन। जगह भैया बहुत कम बची है लेकिन गुण भी बहुत कम बचे हैं। अब मैं लिखूंगा स्कंदन सामान्यतः नहीं होता, होता है, होता है। अब बात आती है सर इस स्कंदन का अर्थ क्या है। स्कंदन का अर्थ होता है अवक्षेपण या अवक्षेप का बनना। अब एक दो देखो स्कंदन से रिलेटेड चीजें बता देते हैं। स्कंदन के दौरान किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं बड़ा सा कण। देखो एक दो एग्जाम्पल सुन लिया करो कभी कभी टाइम लगा के। लगभग सबके यहां दूध तो पाया ही जाता है घरों में। अगर आप उसको गर्म करते हो और गर्म करके फिर ठंडा करते हो तो जानते हो दूध में जो फैट के छोटे छोटे कण हैं वो सारे के सारे छोटे कण आपस में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं और जुड़कर बना लेते हैं बड़े आकार के कण। और बड़े आकार के कण फैट के फॉर्म में दूध की ऊपरी सतह पर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, स्कंदन। स्कंदन और एक घटना को बताएं। अब हम लोगों के यहाँ पुराने समय में होता रहा अभी भैया, अब तुम लोगों के यहाँ होता है इस बात को नहीं जानते। नहीं तो मक्खन से घी निकाला जाता था और मक्खन को आप करते थे गर्म, तो जब घी तो निकलता ही था और बर्तन की तली पर कुछ कचरा भी जमा रह जाता था। हम कहते थे ये घी में उपस्थित कणों का क्या हो गया है, स्कंदन। इसके अलावा साबुन को पानी में घोला है, साबुन को पानी में घोलते ही साबुन का एक बनकर तैयार होता है झाग। हम कहेंगे साबुन के कणों का क्या हुआ है, स्कंदन। तो भैया हमसे अगर पूछे अगर स्कंदन वास्तविक विलयन का करा पाओगे, कहोगे सामान्य रूप से जल्दी तो वास्तविक विलयन का होता ही नहीं, बहुत मुश्किल से स्कंदन होता है। हाँ कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। एक और बताएंगे एग्जाम्पल हम बहुत बता देंगे तुमको। कोहरा देखा है, ये भी तो एक कोलाइडी विलयन है। जैसे ही धूप निकलती है कोहरे के कणों पर पड़ती है और कोहरे की छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़कर कैसी बूंद बनाती हैं, बड़ी बड़ी बूंद का वजन होता है अधिक, और अधिक वजन वाली ये बूंद हवा में नहीं रुक पाती बल्कि कहां जाती है, नीचे। और धूप के आते ही कोहरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस घटना को भी कहते हैं कोहरे का स्कंदन। अगर आपको चोट लग जाए, आपके हाथ से रक्त बहने लगे, आप उस पर फिटकरी लगा देते हो। फिटकरी जानते हो क्या करता है, फिटकरी रक्त के छोटे छोटे कणों को आपस में मिलाकर कैसा कण बना देता है, बड़ा कण। और वो बड़ा कण होने की वजह से अब वो हमारे स्किन के छिद्र से खून बाहर नहीं आ पाता या रक्त बाहर नहीं आ पाता, स्किन के ही उस जाल में फंस जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और हाँ निलंबन का तो अपने आप स्कंदन हो जाता है। क्यों,
बालू को पानी में घोलो, अपने आप बर्तन की तली पर जम जाएगा आके। इसका तो स्कंदन कराना भी नहीं पड़ेगा। लास्ट गुण है, जगह कम थी लेकिन मैंने अब इसको लास्ट गुण लिख लेना है तो भैया उसको लिख लेते हैं। 11वें नंबर पर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बेटा सामान्य विलयनों पर गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता। कार्य नहीं, क्यों? इसका मतलब समझ पाओगे, कार्य नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण कम करता है कार्य, या ऐसा लिख दो, कम का मतलब विशेष परिस्थितियों में केवल करता है, नॉर्मली तो करता ही नहीं। तो हम यहां भी लिख देंगे कार्य नहीं करता। हालांकि कार्य करता है लेकिन विशेष परिस्थिति में, नॉर्मली नहीं करता कार्य। और इस पे तो बिल्कुल कार्य करता है, इसमें तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कार्य करता है, कार्य करता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण कार्य का मतलब जानते हो? विलेय पदार्थ के कणों का बर्तन की तली पर बैठ जाना। भाई गुरुत्वाकर्षण बल कहां की ओर लगेगा? नीचे की ओर। तो कण का कहां बैठ जाए? नीचे। तो सोचो, नमक के घोल में क्या नमक के कण नीचे बैठते हैं? कभी नहीं बैठेंगे, ये तो हमेशा करते रहेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए धूप ना निकले तो कोहरे के भी कण वहीं टंगे रहे, तो इनका भी नहीं होता। हाँ, लेकिन बालू के कणों पर धूप निकले चाहे ना निकले, बालू के कण जमीन पर बैठ ही जाएंगे, अर्थात इन पर गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा ही करेगा। इसको नोट कर लेते हैं। एक आर्टिकल अभी है, छोटा सा है लेकिन उसको पढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। चालू करें पढ़ाना? अब देखो, सुनो, देखो क्या है कि ये जो चीजें लिखी हैं इसको बाद में भी देख लेंगे, लेकिन उसके भी पहले अब इस चैप्टर में एक नए भाग पर चलने से पहले इस बात को ध्यान देंगे। नया भाग पहले तो क्या है? विलयन के प्रकार या कोलाइडी विलयन के प्रकार। लेकिन अब आज के बाद इस बात को याद रखना, जब भी कोलाइडी विलयन की बात आ जाए आपको पुराने दो शब्द भूल जाने हैं। एक तो विलेय शब्द भूल जाना है और दूसरा शब्द विलायक भूल जाना है। समझ रहे हो? कहोगे भूल जाएंगे तो शब्द याद क्या रखेंगे फिर? तो भैया विलेय की जगह पर आज के बाद यूज किया जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक की जगह पर यूज किया जाएगा परिक्षेपण माध्यम। सुनो जरा, मैं पूछता हूं, नमक के टुकड़े को बेंजीन में घोल दिया गया, कोलाइडी विलयन बन गया। परिक्षिप्त प्रावस्था की बात करेगा तो नमक, और परिक्षेपण माध्यम की बात करेगा तो जानते हो फिर किसका नाम है? बेंजीन। तो देखो, मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आज के बाद कोलाइडी विलयन के चैप्टर पर, बाकी अपना पढ़ते हैं ना, वो वाला विलयन तो चलेगा वैसा ही। कोलाइडी विलयन के बचे हुए भाग पर विलेय पदार्थ को रिप्लेस कर दिया गया है परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से, डिस्पर्स्ड फेस। और बेटा विलायक पदार्थ को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर एक नया नाम रख दिया गया है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। तो समझ गए? ये तो मेरे ख्याल से विलेय है, तभी इसको परिक्षिप्त प्रावस्था कहा है, और ये है क्या? विलायक, इसलिए इसको कहा है परिक्षेपण माध्यम। तो मैंने क्या लिखा है? भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार या कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखो ऐसा सुनो, ऊपर यहां से सीख जाओगे तो ये तुमको ध्यान नहीं देने पड़ेंगे, अपने मन से आधी चीजें आ जाएंगी। हम सबसे पहले देखो यहां लिखेंगे बेटा एक पदार्थ ठोस, उसके नीचे क्या लिखेंगे? द्रव, और उसके भी नीचे क्या लिखा है? गैस। फिर मैं यही काम यहां कर दूंगा, ठोस, द्रव और गैस। एक तरफ लिखेंगे इस साइड, ये बेटा है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और इधर वाला माध्यम जो दिया गया है ये दिया है परिक्षेपण। कहोगे सर जी ये सारी बातें बताने से क्या रखा है? अभी समझ जाओगे क्या रखा है। देखो विलयन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला विलयन, अगर आप ठोस को ठोस में घोल दो, पहला विलयन। दूसरा कोलाइडी विलयन बन सकता है आप अगर ठोस को काहे में घोल दें? द्रव में। अच्छा, ठोस को द्रव में घोलोगे, बताओगे कैसा कहोगे? कहोगे परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है।
एक और विलयन बना सकते हो जब ठोस को काहे में घोल दिया जाए, गैस में, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस। आगे चले आओ भाई। एक तो विलयन बना सकते हैं जब द्रव को कहां पहुंचा दिया जाए, ठोस में, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस। तो कहोगे द्रव ठोस में चला जाएगा, सारे काम होंगे। अच्छा, एक विलयन और जानते हैं जब द्रव को कहां पर घोल दिया जाए। एक और विलयन बना जा सकता है जब द्रव को कहां घोल दिया जाए, गैस में। आधे से ज्यादा बच्चे समझ गए होंगे कि अब विलयन कैसा बनेगा। किसको कहां घोल दिया जाए, गैस को ठोस में, गैस को, बस। अब इससे आगे मत जाना। कहेगा गैस को गैस में घोलोगे तो बेटा गैस के कणों का आकार होता है बहुत ही छोटा। अगर दो गैसें आपस में मिल जाएंगी तो फिर कोलाइडी विलयन नहीं बनता, बल्कि बनता है वास्तविक विलयन। अब एक गैस था, एक द्रव था, तो फिर भी काम चल जाता था। गैस के कणों का आकार छोटा तो द्रव उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन यहां तो दोनों ही गैसें हैं और दोनों के ही कणों का आकार छोटा है, तो इसमें तो कोलाइडी तंत्र बनने ही वाला नहीं। समझ पाए कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार का हुआ, 8, होता तो 9 प्रकार का। लेकिन ये गैस से गैस वाली जो कंडीशन थी ये बेकार निकल गई। तो टोटल कितने बचे, 8। 3 ठोस ने बनाए, 3 द्रव ने बनाए, और गैस की बनाने की बात आई तो कितने बने, 2। तो टोटल कोलाइडी तंत्र भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं, 8। देखो, एक ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें विलेय, विलेय का मतलब परिक्षेप्त प्रावस्था। कभी कभी क्या होगा, शुरुआत है तो इसको समझने में कठिनाई आएगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप पूरी तरीके से इसको समझने लगोगे। 2 दिन अभी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहोगे, अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, अर्थात ठोस के कण ही ठोस में उपस्थित हो, एक ठोस के कण दूसरे ठोस में चले जाएं। बेटा ऐसे कोलाइडी विलयन को कहते हैं ठोस सॉल। पूछता है कोई क्या ऐसा एग्जाम्पल है, तो बेटा रंगीन कांच ऐसा ही होता है। रंगीन कांच में एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के अंदर भरा जाता है, तब कांच कैसा हो जाता है, रंगीन। या एक और इसका एग्जाम्पल है रत्न, अंगूठी वगैरह पर पहनते हैं लोग रत्नों को। कहता है अगर ठोस के छोटे छोटे कण द्रव में घुल जाएं, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव। इसका अर्थ यही तो हुआ कि ठोस के कण कहां पर चले गए, द्रव। ठोस के छोटे छोटे अगर कण द्रव में चले जाएं तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, सॉल। तो सॉल समझ गए किसको, ये उड़ने वाला सॉल नहीं है। सॉल का मतलब कोलाइडी विलयन। और सॉल इस प्रकार का एग्जाम्पल कौन कौन क्रिएट करेगा, पेंट स्टार्च प्रोटीन। इसका मतलब पेंट स्टार्च प्रोटीन में ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण कहां पर घुले होते हैं, द्रव में। नेक्स्ट नंबर आते हैं, जब परिक्षेपण परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य ठोस और परिक्षेपण माध्यम का कार्य गैस करेगी, अर्थात ठोस के छोटे छोटे कण कहां पर घुसे होंगे, गैस में। अगर ठोस के छोटे छोटे कण गैस में घुसे हुए हैं, गैस में परिक्षिप्त हैं, तो बेटा हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ठोस एरोसॉल। ठोस के कण, एरो का मतलब हवा में लटके हुए हैं। अगर ठोस के कण हवा में, एयर का मतलब हवा, अगर ठोस के कण वायु में लटके हुए हैं तो हम इसके विलयन को कहते हैं एरोसॉल। एग्जाम्पल बताएं, धुआं। धुआं में भी कार्बन के छोटे छोटे कण कहां पर टंगे रहते हैं, वायु में। और जब कार्बन के छोटे छोटे कण वायु में टंगे रहते हैं तो ये बात तो सही है कि ठोस पदार्थ के कण वायु में है। दूसरा, धूल। धूल में भी तो मिट्टी के छोटे छोटे कण कहां पर होते हैं, वायु में। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य द्रव और परिक्षेपण माध्यम का कार्य ठोस, अर्थात द्रव के छोटे छोटे कण कहां पर फंसे हुए हैं, ठोस में। इसका एग्जाम्पल अगर देखा, सबसे पहले इसको कहेंगे क्या, जेल। इसके एग्जाम्पल क्या है, पनीर। तुम पनीर लेके आओ और उस पनीर को तेजी से दबा दो, देखोगे अंदर से पानी की बूंदें कहां जाएंगी। इसका मतलब पनीर तो ठोस था और उस ठोस के अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें क्या थी, भरी हुई थी। ऐसे ही जेली भी होती है। जेली जानते हो, टॉफियां आती हैं जेली, तो जेली भी ऐसी होती है कि वो होता ठोस है, उसके अंदर पानी की छोटी छोटी क्या भरी रहती हैं, बूंदें। और देखो सुनो, परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य द्रव करे और परिक्षेपण माध्यम का भी कार्य द्रव करे, अर्थात एक प्रकार का द्रव दूसरे पदार्थ के प्रकार के द्रव में घुला है। तो जब दो द्रवों से अगर बन के तैयार हो कोलाइडी विलयन, हम ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, पायस, या इसका एक और नाम है बेटा इमल्शन।
आपके यहां जितनी भी क्रीम होती हैं, इन सारी क्रीम में दो काम होते हैं। या तो तेल की छोटी छोटी बूंदें पानी के अंदर भरी जाती हैं, या पानी की छोटी छोटी बूंदें तेल में उपस्थित होती हैं। और इस प्रकार से बनती हैं दो प्रकार की क्रीमें, एक ठंडी वाली और एक, ठंडी वाली का मतलब जानते हैं सर्दियों में यूज करने वाली, और दूसरी गर्मियों में यूज करने वाली। थोड़ा सा ज्ञान हमसे भी ले लिया करो यार। क्रीम में से सर्दियों वाली क्रीम कौन सी होती है? जिसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें तेल में मिली रहती हैं, वसा में मिली रहती हैं। गर्मियों में जानते हो कौन सी क्रीम यूज करते हो? जिसमें तेल की छोटी छोटी बूंदें पानी में मिली रहती हैं। इसके बाद दूध भी ऐसा होता है। दूध क्या है? वसा पानी में घुली हुई होती है। अब कोई सारी वसा कहां होती है? अरे दूध को गर्म करने पर वसा की लेयर ऊपर नहीं जम जाती है? इसके पहले ये लेयर वसा कहां थी? पानी में तो ही घुली थी। इसके सिरप भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। एक प्रकार के द्रव को दूसरे प्रकार के द्रव में क्या कर दिया जाता है? घोल दिया जाता है, बनता है सिरप। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, जब परिचित प्रावस्था का कार्य द्रव और परिक्षेपण माध्यम का कार्य क्या करेगी? गैस। अर्थात द्रव की छोटी छोटी बूंदें कहां पर फंसी हैं? गैस में। क्या तुमको कोरा इसका एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है कि द्रव की छोटी छोटी बूंदें गैस अर्थात हवा में फंसी हुई हैं? अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो धुंध भी है। धुंध का मतलब कोहरे की बहुत ज्यादा मात्रा, कोहरा भी है। और जब आप स्प्रे भी करते हो, अच्छा स्प्रे में क्या होता है? लिक्विड, और स्प्रे दबाते हुए लिक्विड कहां पर आ जाता है? एयर में। तो पानी की छोटी छोटी बूंदें कहां पर आ गई है? एयर में। जब लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें एयर में आ जाएं, हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं द्रव एरो। द्रव की छोटी छोटी बूंदें, एरो का मतलब हवा में बनकर कोलाइड विलयन बनाकर तैयार करती हैं। नेक्स्ट नंबर आ जाती है जब गैस ठोस में होती है। गैस के छोटे छोटे कण ठोस के अंदर फंसे रहते हैं। भैया ऐसे विलयन को हम कहते हैं ठोस फोम। फोम का नाम सुना है? फोम का एग्जाम्पल है रबर। रबर में क्या होता है? रबर देखा स्पंजी होती है। जानते हो क्यों होती है? क्योंकि रबर के बीच में होते हैं छोटे छोटे छिद्र और उन पर भरी होती है वायु। जब आप दबाते हो तो वही छिद्र से वायु आती है बाहर, इसलिए उतना हिस्सा आप रबर का क्या कर लेते हो? दबा लेते हो। फोम, रबर, अरे ये भी एक रबर का ही प्रकार है। इसमें से कोई डरना थोड़ी है कि रबर का मतलब क्या है, फोम रबर का मतलब क्या है। लास्ट है जब गैस की छोटे छोटे कण द्रव में होते हैं, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य गैस और परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है? द्रव। ऐसे विलयन को हम कहते हैं झाग या फेन। अच्छा, साबुन के झाग में होता क्या है? तुम कभी साबुन के झाग को देखना, छोटे छोटे बुलबुले पानी के बने होंगे, द्रव के बने होंगे, और उस द्रव को फोड़ने पर अंदर क्या मिलेगी? वायु। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि द्रव के अंदर भरी थी गैस? तो भैया वही तो हुआ, गैस के छोटे छोटे कण किसके अंदर भरे थे? द्रव के अंदर। इसका एग्जाम्पल की बात करेगा तो सबसे पहले साबुन का झाग, और दूसरा बेटा फेंटी हुई क्रीम। जब आप किसी क्रीम को बहुत ज्यादा फेंट देते हो, बहुत ज्यादा फेंटने का मतलब बहुत उसे ज्यादा चला देते हो, तो भी आप इस बात को पाते हो कि द्रव के अंदर हो गए हैं छिद्र, और उन छिद्रों के अंदर भर गई है गैस। तो फेंटी हुई क्रीम भी इसका एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात, सारी चीजें भूल जाना, मैं इन चीजों को दोबारा भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इन चीजों को कभी मत भूलना। अगर हम पूछे इमल्सन क्या है, तो आप जान जाओ एक प्रकार का द्रव दूसरे प्रकार के द्रव में फंसा हुआ है। अगर कोई पूछ ले ठोस एरोसोल क्या होता है, आप तुरंत जान जाओ कि ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण वायु में फंसे थे। अगर आपसे कोई भी पूछ ले सॉल का अर्थ क्या है, तो ठोस पदार्थ जो है वो लिक्विड सब्सटेंस पर छोटे छोटे कणों के रूप में व्याप्त था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और साथ में पता भी होना चाहिए कि किसी भी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता कौन है। जैसे अगर आपसे पूछे कोहरा, तो बताओ परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य पानी की बूंदें करती हैं, और परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है वायु। तो इनको अपना तैयार करना, बाकी की बची हुई घटनाओं को पढ़ेंगे फिर अगली क्लास पे।